अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 जिसके अंदर हम HCF बाय डिवीजन मेथड और LCM दोनों के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब बच्चे उससे पहले कि हम जाएं HCF बाय डिवीजन और LCM पे, हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे 4.3 को, और उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। ये आपके पेपर में तो नहीं आ सकता, लेकिन ये आप लोगों का HCF का जो कंसेप्ट है जो आपने 4.3 में किया है कि HCF कहते हैं किसे हैं, कॉमन फैक्टर्स को कहते हैं, उसे आपको जो रिकैप हो जाएगा सारा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं गिव क्विक आंसर टू दोज क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। मतलब प्रोसीजर से मुराद ये है कि आपने इसके स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करके फाइंड आउट नहीं करना HCF। आपसे कह रहे हैं इफ HCF ऑफ टू पोलिनोमियल, हमारे पास दो पोलिनोमियल है, एक ये पोलिनोमियल है और एक ये पोलिनोमियल है, इज ऑब्टेन x स्क्वायर प्लस 2x। ये इन दोनों का HCF है। ये इन दोनों का क्या है? HCF। एक पोलिनोमियल ये है, एक ये है, इन दोनों का HCF क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 2x। तो अब आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ दिस एंड दिस। अब आप जरा गौर से अगर देखें तो ये क्या है? ये यही है, और ये क्या है? ये यही है, बस इसके साथ 5 आ गया। यानी इसका और इसका तो ऑलरेडी मुझे HCF पता है, उसने बताया हुआ क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसके साथ 5 आ गया है, इसके साथ कुछ नहीं है। जिसके साथ कुछ ना उसके साथ क्या होता है? वैसे ही तो खुदा होता है, अल्लाह होता है हमारे साथ, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ अल्लाह है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसके साथ 5 है और इसके साथ कुछ नहीं है, यानी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आता है? सॉरी, HCF वो 1 ही होता है, यानी हमें उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब इन दोनों का HCF यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? वो ही आएगा। यानी इसका आंसर सिंपली क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x। अब दोबारा इस पे आ जाए, ये बिल्कुल सेम एज इट इज यही है और इसके साथ 2 लगा हुआ है, तो बिल्कुल 2 और 1 का HCF 1 ही होगा, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई होता तो हम लिखते, तो बाकी जो अंदर वाली टर्म्स हैं उनका HCF वो सेम ही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 2x। इधर हमारे पास क्या है? 3 और 7। 3 और 7 ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं 1 के अलावा। फिर वही बात, जब ये सेम टेबल में नहीं आते तो इट्स मीन कि इनका HCF 1 ही होगा, और बाकी जो इनके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं उनका HCF वही सेम आएगा। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इधर है 15 टाइम x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, और इधर 25। अब देखिए अंदर वाली जो वैल्यूज हैं, पोलिनोमियल है, वो तो सेम है, लेकिन इधर 15 है और इधर 25 है। अब 15 के अगर मैं फैक्टर लिखूंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 होता है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5। तो इसका जो HCF है वो 5। अब 5 किसका आया? 15 और 25 का HCF आया है, और ये दोनों पोलिनोमियल हैं, इनका तो HCF वही होगा। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x। बेशक आप मल्टीप्लाई कर दें, 5x स्क्वायर प्लस 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास। क्या लिखा हुआ है? डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स विल बी अनचेंज्ड। क्या आपसे ये कह रहे हैं कि जो HCF है क्या वो चेंज नहीं होगा यानी पोलिनोमियल का? अगर हम क्या करें, इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x, ये दो पोलिनोमियल है, इन दोनों को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी कर देता हूं, इसको भी कर देता हूं, दोनों को x से मल्टीप्लाई करूं, तो ये कह रहे हैं तो तब इसका ये जो HCF है ये चेंज होगा या नहीं होगा? तो बच्चे बहुत आसान सा सवाल है। देखिए अगर इन दोनों के साथ मैं x और x करूंगा तो इस मीन कि वो x क्या होगा? कॉमन होगा इन दोनों में से। अब आप इसका आंसर लिखेंगे नो, HCF विल बी चेंज, HCF विल बी चेंज। अब आप कहेंगे कैसे चेंज होगा सर? तो मैं बता देता हूं बच्चों। HCF ऐसे चेंज होगा ना, देखिए x एक और आ जाएगा, दोनों के साथ आएगा। अगर दोनों के साथ आ रहा है इट्स मीन वो दोनों में कॉमन है। अगर सिर्फ एक के साथ आ रहा होता तो फिर वो कॉमन नहीं होता, लेकिन अभी वो दोनों के साथ आ रहा है, इट्स मीन वो दोनों में कॉमन है, तो x भी आ गया, और साथ इन दोनों का HCF क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x। तो x एक्सर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर दर x का क्यूब, फिर x एक्सर 2x का स्क्वायर। तो उसका जो नया जो चेंज होने के बाद जो हमारे पास HCF आएगा वो ये आएगा। तो बच्चे होप्स हो कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपको समझ आ गई होगी।
अब क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो ही आपका एलसीएम का कंसेप्ट पक्का करने के लिए ही बनाए गए। उसके बाद फर्दर ऑन आपके एचसीएफ बाय डिवीजन और एलसीएम के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया जा रहा है? इस क्वेश्चन में हमें सिंपली एलसीएम का कंसेप्ट रिवाइज करवाया जा रहा है। रिवाइज क्यों बच्चे? क्योंकि क्लास 6, 7, प्री 9 और मे बी 8 आपने जो भी पढ़ा उसमें आपको एलसीएम आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होता है। तो आपको क्विकली रिकैप किया जा रहा है कि एलसीएम क्या होता है। बच्चे आपने पढ़ा कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो दो वैल्यूज में कॉमन चीज आती है उसे हम एचसीएफ कह देते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अनकॉमन फैक्टर से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? एलसीएम। ठीक है। अब बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो हमें दो मोनोमियल्स दिए गए हैं जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है और 4 है। तो सबसे पहले हमने एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी 8 और 4 का एलसीएम मैं बच्चे आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये 8 है, इसका आपके लिए मैं एलसीएम लेता हूँ 2 2 4 8 एंड 2 एंड 2 1 दर। तो हमारे पास 2 का क्यूब आ चुका और यहाँ पे अगर मैं 4 का ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 2 दर। अब सिंपली पहले मैं 8 के फैक्टर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मैं 4 के। तो कॉमन फैक्टर जो है वो कितनी टाइम्स 2 है? 2 टाइम 2। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया 4। अब 4 कैसे आया? ये 2 इधर भी था और 2 इधर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। और अनकॉमन फैक्टर कितना आया? सिर्फ ये 2। तो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 2 8। तो एलसीएम 4 और 8 का कितना आ जाएगा? 8। अब इसी तरह हमने 12 और 24 का लेना है। सिंपली आपने इस तरह, मैं आपको इसका भी करके दिखा देता हूं। देखें, ये 12 है, 2 6 2 3 एंड 3 1। इस तरह 24 है, 2 12 2 6 एंड 2 3 एंड 3 1। तो हमारे पास 12 का क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एक कॉमन फैक्टर 3 का, एक 2 का और एक 2 का। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो वो क्या हो जाएगा? 2 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। और अनकॉमन फैक्टर सिर्फ अनकॉमन क्या रह गया? 2। तो 12 2 तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 24। होप सो के बच्चे आपको ये समझ भी आ रहा होगा, ये आपने कंसेप्ट समझना है। ठीक है। अब 18 9 और 6 सेम इसी तरीके से आप जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 18। इसके साथ कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखा ही नहीं है। तो पहले मैंने क्या है, जिसके साथ कोई कुछ भी ना हो उसके साथ क्या होता है? 1। इधर भी कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। और इधर क्या है? 28। तो हाईएस्ट वैल्यू ही 28 है। इट्स मीन कि 1 का तो कोई फैक्टर्स बनते ही नहीं है। ठीक है, तो जो होगा वो सिर्फ 28 का होगा। तो 28 ही हमारे पास जो होगा वो एलसीएम होगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का। ठीक है। अब आ जाता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जी। ये सबसे आसान चीज है और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों आसान है? अब देखें, आप सिंपल बता सकते हैं। क्यों? आप देखिए, इन दोनों में से इधर एक्स स्क्वायर और इधर क्या है? एक्स 6। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 6 है। तो एक्स की पावर 6 एलसीएम, बस सिंपल। एचसीएफ में क्या होता है? लोएस्ट पावर जो होती थी वो एचसीएफ होता था। जब हम अलजेब्रिक वैल्यूज जैसे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल एक्स वाई और जी, इनकी बात करेंगे तो जो लोएस्ट कॉमन होगा, मतलब नो, इसमें अगर एक्स स्क्वायर है और एक्स 6, तो एक्स 6 हाईएस्ट है तो इसलिए पावर। ठीक है, तो एक्स 6 इसके क्या है? एलसीएम। और एचसीएफ अगर बात करनी होती है तो फिर इसमें क्या होता? एक्स स्क्वायर, क्योंकि फिर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते दोनों में। वाई कितना है? इधर एक वाई है उधर भी एक है, तो वाई ही इसका एलसीएम। जी इधर एक है इधर मौजूद ही नहीं है, तो जी ही हमारे पास एलसीएम। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या होगा? मतलब इस दोनों का पूरा एलसीएम क्या होगा? वो इन सब को आप कंबाइन करके लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एलसीएम एक्स 6 वाई एंड जी। अब इधर x की पावर कितनी बड़ी है? इधर x 3 है, y 4 है और
z दोनों में एक टाइम है, तो 24x का क्यूब, y4 और z, इधर x तीन वैल्यूज हैं, तीनों में मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल क्या है, x हाईएस्ट पावर x की पावर 6, y कितना है, एक इसमें y मौजूद नहीं है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें y एक है, तो y का स्क्वायर, z आखिरी वाले में z का क्यूब है तो z का क्यूब ही लेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 18x टू रेज पावर 6, y का स्क्वायर, z का क्यूब। यहां पे हमारे पास x कितने हाईएस्ट पावर कितनी है, x का क्यूब ही मौजूद है, y कितना है, y की पावर हमारे पास इधर y क्यूब है, इधर एक y है, इधर 5 है, तो y टू रेज पावर 5 जो है हमारे पास एलसीएम आएगा। और z की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास z का क्यूब है और यहाँ पे z टू रेज पावर 5 है और यहाँ पे एक z है, तो हाईएस्ट कितना हो गया, z टू रेज पावर 5। ठीक है, अब बच्चे आपने इसका क्या ले लेना है, अब आपने इसको जो टोटल एलसीएम है वो सबको कंबाइन करके लिख देना है, 28 x का क्यूब, y टू रेज पावर 5 और z की पावर 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है एलसीएम। होप्स हो के बच्चे आपको एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो रह भी गए, देखें बच्चे अभी हम जब फैक्टर्स बना के करेंगे तब और चीज होगी, क्योंकि अभी तो हमने सिंपल दो जो मोनोमिल्स हैं सिंपल मोनोमिल्स से किया है, हमने ना कोई फार्मूला खोला है ना फार्मूला क्लोज किया है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत इजी भी लग रहा होगा, आगे भी इजी ही है इसी तरह ही है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको पहले 4.1 सही तरीके से आती होगी, स्क्वायर और क्यूब के फार्मूलाज आते होंगे, मिड टर्म ब्रेक करने आती होगी, तो आपके लिए आसान होंगी। अदरवाइज जिस तरह आपने 4.3 की है तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ठीक है, बस जो HCF बाय डिवीजन अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, वो थोड़ा सा इससे जो है वो चेंज है, लेकिन उसका मेथड बहुत आसान है, होप्स हो के आपको समझ आ जाएगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।